अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के बारे से बात होगी। एक तो मैंने आपको कल कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से धमाका खेज़ खबरों का हफ्ता आने वाला है। आज तफसीली फ़ैसला आ गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि तफसीली फ़ैसले में 2 अहम तरीन और दिलचस्प निकात क्या हैं जो आपको जानने चाहिए। दूसरा ये कि तफसीली फ़ैसले के बाद हुकूमत अब क्या करेगी। उसके अलावा दूसरी बड़ी और ब्रेकिंग खबर जी कि नए DG ISI तैनात हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जनरल आसिम मुनीर की तरह उनका नाम भी ऐन से और आसिम पूरा शुरू होता है और ऐन वाले काफ़ी लोग हो गए हैं, काजी फाइज ईसा, इमरान खान, आसिम मलिक। तो जनरल आसिम मलिक कौन हैं, इनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पहले कहाँ कहाँ तैनात रहे हैं और इनसे क्या तौक़ुआत की जा रही हैं, इस हवाले से बात करूँगा। इनके चैलेंजेस क्या होंगे। और तीसरी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कमेटी का जो पहला इजलास है काजी फाइज साहब की सदारत में, उसके हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले जी, चैनल आपको अच्छा लगने पर आपने एक ही काम करना है, वो है सब्सक्राइब के बटन को दबाना और वीडियो अच्छी लगने पर उसको लाइक करना है। तो सबसे पहले और बड़ी खबर जी आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी हो गया। तफसीली फ़ैसला रिज़र्व सीट्स केस जो कि मखसूस नशिस्तों का केस था और तफसीली फ़ैसला जारी हो ही नहीं रहा था। 12 जुलाई को ये फ़ैसला आया था। अब देखें 12 अगस्त भी हो गया, 12 सितंबर भी हो गया, फ़ैसला नहीं आया। और अब जाके फ़ैसला आया, कोई 2.5 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अब फ़ैसला आया। और फ़ैसला जो है वो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कोई 118 वजूहात उन्होंने तफसीली वजूहात बयान की हैं। उनमें क्या क्या कहा गया है, बहुत चीज़ें की गई हैं। जो सबसे बड़ी बात यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च वाला एक्ट है उसको कहा गया कि वो खिलाफ आइन है। और 1 मार्च वाले एक्ट में उन्होंने क्या कहा था कि जी पार्टी ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और सुन्नी तहरीक में शामिल हो गए थे, तो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर जो किया गया था उन्होंने कहा कि ये गलत डिक्लेयर किया गया था और ये गैर आइनी है। तो अब उन्होंने ज़ाहिर है फ़ैसले में कहा कि जिस नशस्तें हैं वो PTI से बिलोंग करती हैं और 15 दिन के अंदर जो नशस्तें हैं वो PTI के 41 जो लोग बाकी रह गए वो उनको टाइम दिया जाएगा। बाकी 39 लोग तो पहले ही PTI के थे, तो गोया 80 सीटें जो है वो PTI की बन गई हैं। अब इसमें जो मैंने आपको कहा था कि 2 दिलचस्प तरीन जो इसमें निकात हैं जो मुझे बड़े दिलचस्प लगे वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जी फ़ैसले में शिकवा किया गया और फ़ैसले में जो शिकवा है वो 2 जज साहिबान पे ही है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़ग़न और जस्टिस अमीनुद्दीन। उनके हवाले से कहा गया कि जी इन लोगों ने एक फ़ैसले के ऊपर अपना जो तफसीली फ़ैसला दिया, उसमें इन्होंने हमारे फ़ैसले को जो 8 रुकनी बेंच का तफसीली फ़ैसला है उसको, जो 8 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला है उसको खिलाफ आइन करार दिया था। और इन्होंने कहा कि जी ये फ़ैसले पे तनकीद करते, इससे डिफ़र करते, ये उनका हक़ था, लेकिन ये आइन की हदूद से ही तजावज़ कर गए जब इन्होंने हमें ये कहा कि जी ये जो फ़ैसला आप लोगों ने किया है, जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, ये जो 8 जजों का मुश्तमिल फ़ैसला है, अक्सरियती फ़ैसला, ये फ़ैसला खिलाफ आइन है और इसको ना माना जाए। तो उन्होंने कहा जी ये जो बात की है ये गैर आइनी बात की है और उन्होंने हदूद से तजावज़ किया और जजों के मनसब के मुनाफी नहीं था जो इन्होंने कहा और जो किया। गोया शिकवा किया गया है कि जी आपने जो किया है वो आपके जजों के मनसब के मुनासिब नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये तो बाकायदा पिंडोरा बॉक्स खुल गया और ये कह दिया गया है कि जी आपके मनसब के मुनासिब नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई तदीबी कार्रवाई भी इन 2 जजेस के खिलाफ हो सकती है, जो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है जब तक कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद हैं। और दूसरा पॉइंट जो था वो बड़ा दिलचस्प था PTI के हवाले से। जी ज़ाहिर है ये शिकवा किया जा रहा था कि जी PTI तो फ्री की केस में नहीं थी, उसको आपने किस तरह इंसाफ दे दिया या उसको कैसे रिलीफ दे दिया। तो इसका एक पूरी वजाहत उन्होंने दी है और कहा कि जी PTI को रिलीफ इसलिए दिया गया कि जी जब मुकम्मल इंसाफ देना हो तो फिर जो है वो टेक्निकल चीज़ें रुकावट नहीं बनती उसकी। और सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है कि तकनीकी मामलात के, जैसे इनकी दरख्वास्त फ़रीक बनने की PTI ने दी थी लेकिन वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी, मंजूर होने के बगैर उन्होंने क्यों उनको रिलीफ दिया। तो उन्होंने कहा जी टेक्निकल मामलात जो है वो रुकावट नहीं बन सकते हमारे मुकम्मल इंसाफ की फराहमी में। तो गोया हमने टेक्निकल, उन्होंने माना है कि तकनीकी रुकावटें थीं कि PTI फ्री की नहीं है, PTI को क्यों रिलीफ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुकम्मल इंसाफ जो देना था और बड़ा इंसाफ देना था, आइन का मामला था, तो इसलिए हमने कहा कि खैर है ये जो छोटी मोटी कोताहियाँ हो भी जाएँ, फ़र्ज़ अदा होना चाहिए और फ़र्ज़ अदा हमने किया और PTI को इंसाफ हमने देना था तो वो दे दिया। ये दूसरा पॉइंट था जो दिलचस्प था। एक तो मैंने आपको बताया था कि वो पहला पॉइंट ये था कि जजों से शिकवा किया जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़ग़न से। दूसरा ये था, अच्छा जी ये फ़ैसला हो गया, अब हुकूमत क्या करने जा रही है। इस फ़ैसले के बाद ज़ाहिर है हुकूमत के लिए रास्ते खुल गए हैं जी नज़रसानी की दरख्वास्त के। अब जब तक किसी केस का तफसीली फ़ैसला ना आ जाए नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। तो यही बात की जा रही थी कि भाई तफसीली फ़ैसला दो, तफसीली फ़ैसला दो।
2.5 महीने हो गए तफसीली फ़ैसला नहीं दिया था, अब तफसीली फ़ैसला आ गया। अब तफसीली फ़ैसले से ये हो गया कि अब ये आसान हो गया, अब हुकूमत आज ही दरख्वास्त दे सकती है, कल दे सकती है दरख्वास्त के जी इस फ़ैसले को रिवर्स किया जाए। तो जो होने जा रहा है ज़राए के मुताबिक वो ये कि हुकूमत दरख्वास्त देगी कि जी ना सिर्फ ये कि तफसीली फ़ैसले के हवाले से हम तो ये कहेंगे कि ये जो टोटल फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, इसको रिवर्स किया जाए, इसको कालेदम करार दिया जाए। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें तो टाइम लगेगा, सारे फ्रीकों को सुनेंगे दोबारा, सबसे पहले जी स्टे ऑर्डर दे दिया जाए कि जी जो फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसला है 13 रुकनी बेंच में से जो 8 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फ़ैसला दी है उस फैसले पर अमल दरामद रोक दिया जाए। अमल दरामद रोकने का क्या मतलब होगा? अगर फ़ैसले पर अमल दरामद रुक जाता है तो इसका मतलब है कि मखसूस नशिस्तें अभी भी हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी। वो जो माले मखसूसा वाली 23 मखसूस नशिस्तें, अगर वो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं, जिसकी पहली 213 सीटें, 23 इनको और मिलती हैं, 236 सीटें हो जाएंगी, तो इनकी 2 अक्सरियत हो जाएगी। गोया अगर इनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है इस कोर्ट से तो फिर आइनी तरमीम का रास्ता हमवार हो जाएगा और आइनी तरमीम हो जाएगी। तो अब स्टे ऑर्डर के लिए अच्छा ये जो ये अपील है गवर्नमेंट की नज़रसानी की, इसने किसने लगानी है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लगानी है, क्योंकि अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इंचार्ज भी हैं और पावरफुल भी हो चुके हैं, अक्सरियत उनकी हो चुकी है। उन्होंने अपने साथ, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम कर दी गई थी, तो अब उनके साथ कौन है जी? उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ही हैं, वही हैं जिनके खिलाफ एतराज़ भी किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं और जस्टिस मंसूर हैं। तो अक्सरियत दो अरकान जो होते हैं कमेटी में वही प्रिवेल करते हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है। तो इसका मतलब है एक तो ये जल्द फिक्स हो जाएगा, दूसरा ये कि हुकूमत तवक्को कर रही है कि एक ऐसे बेंच के सामने लगाया जाएगा जो रिलीफ हमें मिल जाएगा। और रिलीफ से मुराद ये कम अज़ कम इस फैसले पर स्टे ही हो जाए, तो जब तक हम तरमीम कर लें। तो तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बड़ी तैयारियाँ कर ली हैं। मैं इसके साथ ही मिलती जुलती बात इसके साथ ही कर लेता हूँ कि आज इजलास हो रहा है, और जब तक अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इजलास शुरू नहीं हुआ। इजलास हो रहा है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो पहला इजलास जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब फुल ताकत के साथ दोबारा आ गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन उनके साथ हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इख्तलाफ करें भी तो उनके खिलाफ माना नहीं जाएगा, यानी कि प्रिवेल नहीं करेगा, 2 रुकनी कमेटी का ही करेगा। और आज 63A और जो ऑडियो लीक्स कमीशन था उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इसको कब लगाना है। और मुझे लगता है कि 63A को जल्द लगाने का फैसला होने वाला है। और 63A को जल्द लगाने से भी हुकूमत की 2 अक्सरियत पूरी होती है। वो कैसे? 63A के जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसके खिलाफ अपील में गवर्नमेंट गई हुई है, वो फैसला ये था कि जी जो अरकान पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसी आइनी तरमीम या किसी भी शोबे में वज़ीर आज़म के इलेक्शन में वोट देंगे, वो ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा। अब जो हुकूमत अपील कर रही है और जो पहले का आइनी पोजीशन थी वो ये थी कि वोट काउंट होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हुकूमत ये चाहती है कि वो वाली पोजीशन बहाल हो जाए कि वोट काउंट हो जाए, कम अज़ कम डिस्क्वालीफाई बेशक हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो PTI के जो चंद लोटे हुकूमत के पास हैं, जो तयशुदा हैं कि 3 4 5 लोगों के ऊपर काम किया हुआ है, वो लोग इसको वोट देंगे, अपनी कुर्बानी दे के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट उनको दोबारा ज़मीनी इलेक्शन में बगैर बिला मुकाबला मुंतखब करवा लेगी या किसी तरीके से मुंतखब करवा लेगी। तो ये यानी हुकूमत को एक और बड़ी फेवर आज ये वाली मिल सकती है 63A का अगर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और हुकूमत को इंसाफ मिल जाए। दूसरा यानी हुकूमत को रिलीफ मिल जाए। इंसाफ तो खैर हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र है, अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र है। दूसरा जी ऑडियो लीक्स केस है, वो केस जिसमें 1.5 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है साकिब निसार के बेटे पे। किससे लेने का? PTI के उम्मीदवार से कि जी PTI की टिकटें पैसे ले लेके वो बांट रहे थे। ये केस है, ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो है, तो ये भी PTI के ख़िलाफ़ ही केस है। तो ये केस भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। तो यानी दोनों तरफ से PTI के लिए बुरी खबरें का इम्कान है। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की सदारत में होने जा रहा है, उससे उनके लिए बुरी खबरों की उम्मीद है। वो जब तक मैं वीलॉग आप सुन रहे होंगे हो सकता है वो आ चुकी होंगी, तो मैं आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने का बड़ा कवी इम्कान है। ये जी 2 खबरें होगी। तीसरी खबर जो आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो खबर पे बहुत क्या सराहियाँ हो रही थी कि DG ISI चेंज हो रहे हैं, जनरल नदीम अंजुम, या नहीं चेंज हो रहे, नए DG कौन से होंगे। जनाब ये 5 नामों की समरी भेजी गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, और प्राइम मिनिस्टर साहब की अपॉइंटमेंट आज फैसला आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक उनका नाम है जी। ये पिंडी में एडजुटेंट जनरल तैनात थे, बड़ा मुश्किल से निकालते हैं नाम, आप भी ट्राई करें, एडजुटेंट जनरल। तो इनका काम क्या होता है जी? ये जो अभी जिस पोस्ट पे थे जनरल आसिम मलिक, इनकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। आसिम मलिक साहब एडजुटेंट जनरल के तौर पे क्या काम कर रहे थे कि जी वो शोधा की फलाह बहबूद, फ़ौज की फलाह बहबूद उनके ज़िम्मे होती है, और फ़ौज के डिसिप्लिनरी अफेयर्स इनके ज़िम्मे होते हैं। तो यानी इनमें से 2 काम शोधा और डिसिप्लिनरी अफेयर, शोधा और डिसिप्लिनरी अफेयर,
ये 9 मई से रिलेटेड भी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने 9 मई के हवाले से भी कुछ ना कुछ काम इस लिहाज से देखा होगा जब अपनी प्रीवियस पोस्टिंग में। तो ये इनके हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये कौन है। तो एक तो इनकी ये पोस्टिंग रही है, उसके अलावा जी सॉर्ड ऑफ ऑनर ली हुई है इन्होंने अज़ाज़ी शमशीर, PMA से, बड़े लाइक ऑफिसर समझे जाते हैं। इनके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल ग़ुलाम मलिक, और GM उनको कहते हैं ग़ुलाम मोहम्मद मलिक, और वो भी पिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं और इस वक्त भी कोई फ़लाई काम कर रहे हैं, कोई तिब्बी इमदाद वाला और हॉस्पिटल और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का फ़लाई काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न में तैनात रहे हैं, वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड पूरे को कमांड कर चुके हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ मिलिट्री एजुकेशन से ग्रेजुएट भी हैं, और इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी रह चुके हैं, यानी इससे पहले जो MO डायरेक्टरेट होता है ना मिलिट्री ऑपरेशंस, उसमें भी रह चुके हैं। और मैंने आपको बताया जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के साहबजादे भी हैं जो 1995 में रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, उसके बाद से वो गए। जनरल आसिम मलिक ने फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से ग्रेजुएशन भी की हुई है, वहाँ से भी पढ़े हुए हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उसके भी चीफ़ इंस्ट्रक्टर रहे हैं, कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। और बाकायदा जो है वो आपको पता ही है कि ISI की सरप्राइज 3 स्टार जनरल की होती है, तो उनके चैलेंजेस ज़ाहिर है उनके सामने अब काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। एक तो दुश्मन से मुकाबला भी है, और जो कि असल काम होता है काउंटर इंटेलिजेंस होती है, उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी होता है। कब से डायरेक्टरेट S भी है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी है, अफ़गानिस्तान के अमूर भी हैं। तो ये सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं। पाकिस्तान की सियासी हालात भी आपके सामने हैं, ये चैलेंजेस भी पाकिस्तान में होते ही हैं। तो ये सारे चैलेंजेस उनके सामने होंगे और आई होप कि ही इज़ अप फॉर दैट। और एक अहद था जो तमाम हुआ जनरल नदीम अंजुम का, उन्होंने जनाब वो पाकिस्तान के पहले ISI के सरबराह थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अक्टूबर 2022 में, और जिस दिन अरशद शरीफ शहीद हुए थे उसी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उन्होंने उसमें DG SPR के साथ ही बात की थी। तो एक बड़ा अहद था वो भी, और वो अपने इख्तिताम को पहुँचा उनका। और ये जो है 30 तारीख़ को वो रिटायर हो जाएंगे जनरल नदीम अंजुम, और ये अपना ओहदा संभालेंगे जनरल आसिम मलिक। इस दफ़ा जनरल फैज़ जब हट के जनरल नदीम अंजुम की तैनाती हुई थी तो बहुत रोला पड़ा था पाकिस्तान में, यानी एक गमसान का रन पड़ गया था। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान बड़ा तनाव पैदा हुआ था, और इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान पहली दरार उस वक्त पड़ी थी कि उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ को अभी मैंने DG ISI रखना है, और चूँकि ISI आर्मी प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है कम अज़ कम कागज़ों की हद तक, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी वो मैंने उसको रखना है। जनरल बाजवा कह रहे थे कि जी हमने इनको कोर कमांडर बनवाना है, इन्होंने आखिर अगर आगे आर्मी चीफ बनना है, कुछ करना है, तो इन्होंने आगे भी कहीं कोर कमांडर भी बनना है, तो आपसे हटाएंगे। उस वक्त बात यह है कि उनको शक हो गया था जनरल बाजवा को कि जनरल फैज़ जो है वो बाला ही बाला उनसे वज़ीर-ए-आज़म के साथ डायरेक्ट हो चुके हैं, और उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी कर रहे हैं जो कि उनके मैंडेट में नहीं भी है, तो वो भी सीधे सीधे उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से वो उनको हटाना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं हटाना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाद में एक जो इमरान खान साहब हैं एक पॉडकास्ट में कहा भी कि यार मैं सर्दियों में चाहता था कि वहाँ से ना हटाऊँ, मुझे पता लग गया था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से भी मैं नहीं हटाना चाह रहा था, लेकिन दूसरी बात ये भी की। खैर वो बड़ा शोर मचा था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं माने पहले, फिर माने तो कहा मैं 3 बंदों का इंटरव्यू करूँगा और फिर किसी को लगाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं लगाऊंगा वही जो बाजवा साहब कहेंगे, लेकिन मैं 3 बंदों का इंटरव्यू करूँगा। उन्होंने इंटरव्यू किए, जनरल नदीम अंजुम लग गए। फिर जनरल नदीम और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। जनरल नदीम अंजुम जब आए तो वो अपनी तस्वीर भी नहीं बनवाते थे। वो कहते हैं 1-2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उसके बाद से उन्होंने खुद ही मिलना और रिपोर्ट करना भी छोड़ दिया था। तो ये उनका दौर था, वो ख़त्म हो चुका है। अब नए DG ISI आ गए। एक बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसको बड़ी डेवलपमेंट समझा जाता है। तो ये भी मैंने कहा आपको बताऊं। तो आज की यही अपडेट्स थी। उम्मीद है आपका फीडबैक आएगा और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहिए आज का सच।